इस वीडियो में हम लोग 2020 जेई मेंस के नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी एमीन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी। तो पहले पीकेबी देखते हैं। एक्चुअल में अगर बेसिक स्ट्रेंथ हाई है, हाई बेसिक स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब हाई केबी होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बेसिक होगा उतना ही ज़्यादा केबी होगा। और पीकेबी का मतलब होता है, पीकेबी का मतलब माइनस लॉग आपने लगा दिया केबी में। तो जब भी आप माइनस लॉग लगाओगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे अगर 3 ग्रेटर देन 2 है तो माइनस लगाते ही -3 जो होगा वो लेस देन -2 हो जाएगा। तो इसीलिए लेस पीकेबी होगा। ठीक है, तो अब इसने कहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, तो सीधी सी बात है, सबसे कम पीकेबी उसका होगा जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसको हम बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करते हैं। ओके, तो जो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, उसकी पीकेबी सबसे कम होगी। तो शुरू करते हैं। ये 3 केसेस दिए हुए हैं, इसमें से ये केस पहले हमारा कंसिडरेशन है। ठीक है, तो पहले ये चेक करना है कि कहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। तो मैं बहुत सारे लोन पेयर है, तो मेरा इंटरेस्ट उस लोन पेयर में है नाइट्रोजन के जो रेजोनेंस में नहीं है, तो मैंने उसको ड्रॉ किया। ठीक है ना, हालांकि तीनों ही केसेस में एक एक लोन पेयर हमें मिल गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर मिल गया जो रेजोनेंस में नहीं है। ठीक है, अब हमें अटैच ग्रुप पे जाना है, वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो अटैच ग्रुप है ये +R शो करके नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। सिमिलरली जो दूसरा ग्रुप है वो भी यही काम कर रहा है, ये नाइट्रोजन भी +R शो करके इस पर नेगेटिव को बढ़ा रहा है। यानी इस नाइट्रोजन के पास दोनों के +R के कारण, रेजोनेंस से डोनेट करने के कारण ह्यूज नेगेटिव आ गया, तो इसीलिए ये मोस्ट बेसिक हो गया, मोस्ट बेसिक। दूसरा जो केस है, इसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इसको डोनेट करेगा और ये इस पे आ गया। ओके, तो इसमें भी है, लेकिन सिर्फ एक ही नाइट्रोजन +R शो कर रहा है। यहाँ पे तो दो +R शो कर रहे थे, ये भी रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है और ये भी रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है। तो इसमें भी नेगेटिव आएगा, बट बी वाले जितना नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी नेगेटिव इंक्रीजेज, लेकिन इसमें कोई रेजोनेंस से डोनेट करने वाला नहीं है, जो भी है सो इंडक्टिव से डोनेट करने वाला है। तो ये दोनों इंडक्टिव से डोनेट करेगा, ट्वाइस डेल्टा नेगेटिव होगा। तो ये जो स्टोरी है अब सेट हो गई कि मोस्ट बेसिक जो होगा वो बी होगा, इससे कम ए होगा और सबसे लास्ट में सी आएगा। तो जो सबसे कम बेसिक है, जो सबसे ज़्यादा बेसिक है, उसका पी के बी सबसे कम होगा, यानी पी के बी का सबसे कम हो गया। इससे ज़्यादा ए, इससे ज़्यादा सी। दिस इज़ द आंसर, BAC ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट के लिए प्रोसीड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ C2H5CN इंटू CH3CH2CH2NH2। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें रिड्यूस करना है C2H5CN, ये रहा, ये C2H5 लिखा हुआ है, C2H5CN। तो इसमें आपको हाइड्रोजन देना है, हाइड्रोजन दे के फिल करना है, हाइड्रोजन और देना है, इसको फिल करके उसमें कन्वर्ट करना है। तो जो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4। क्यों है ये, इसका भी रीज़न है, क्योंकि LiAlH4 इज़ एक्चुअली AlH4 नेगेटिव। तो एलुमिनियम मेटल है, और मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के साथ ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे एलुमिनियम पे नेगेटिव आ गया, और जैसे ही एलुमिनियम पे नेगेटिव आ गया तो ये जो है ये अनस्टेबल हो गया, तो ये तुरंत टूटेगा, AlH3 बना के न्यूट्रल करेगा और H- रिलीज़ कर देगा। तो इसके H- रिलीज़ करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और वही H हमें चाहिए। तो हाइड्राइड मैकेनिज्म से होना है, और सबसे अच्छे से हाइड्राइड LiAlH4 देगा, जो रीज़न मैंने बताया। दैट्स वाई डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड बाई गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो पहले इस रिएक्शन को देखते हैं कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है क्या। तो इसमें हम थैलीमाइड लेते हैं, सबसे पहला डबल बॉन्ड O और ये N और ये H, थैलीमाइड लेते हैं इसमें सबसे पहला स्टेप। अब ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि अगर ये H+ के फॉर्म में भागेगा तो जो माइनस आएगा वो दो जगह रेजोनेंस में जाएगा। यहाँ अगर माइनस है तो दोनों जगह रेजोनेंस में जाएगा, इधर भी और दूसरी साइड भी। एक मिनट,
तो अब हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। तो सबसे पहले हम इसको NaOH से ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमें पता है इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। तो NaOH क्या करेगा, इस H+ को हटा के उस नाइट्रोजन पे सही में नेगेटिव डेवलप कर देगा, डबल बॉन्ड O और N नेगेटिव, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन हट चुका है। अब ये जो N नेगेटिव है ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब इसको हम किसी भी RH से ट्रीट करते हैं। अब ये SN2 मोड में जा रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये भाग जाएगा, तो इट इज़ एक्चुअली SN2 मोड। तो जैसे ही ये होगा हमारे पास ये आ जाएगा, बेंजीन है, इससे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, अगेन डबल बॉन्ड O, और ये लग गया N के साथ R। बाद में इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। जैसे ही आप इसके हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ पे वाटर लगेगा, HOH एक तरफ से, इधर से भी H और OH, और ये हमारे पास RNH2 फॉर्म हो गया, ये RNH2। सो विल हैव अ प्रोडक्ट RNH2, 1 डिग्री अमीन बनता है इससे। ठीक है, यही पूरा मैकेनिज्म है। तो सारी कहानी यहाँ पे छुपी हुई है। ठीक है, तो अब आते हैं, पहले डिस्कस करते हैं। RNH2 अगर बनाना है तो हमें RX लेना होगा, क्योंकि यही R जो है इसी के साथ बाद में जाके NH2 लगा है, यही स्टोरी है। मैं इसके बारे में कह रहा हूँ कि ये जो R है जिसको मैंने रेड से सर्किल किया, वही यहाँ पे आके अटैच हो रहा है, यानी ये RX लेना है, और इसी RX पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है। तो अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है। तो इसमें NH2 से लगा हुआ ये ग्रुप है, तो इसका मतलब अगर इसका गैब्रियल थैलेमाइड कराना होगा तो अल्काइल हैलाइड हमें ये लेना होगा, और ये लेंगे तो यहाँ पे SN2 नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है रेजोनेंस के कारण, तो ये भागेगा ही नहीं डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण, तो ये रूल्ड आउट। ये तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गैब्रियल थैलामाइड 1 डिग्री अमीन बनाने का मेथड है, 1 डिग्री अमीन बनाते हैं, इसने तो अमाइड बना दिया, तो ये तो ऐसे ही रूल्ड आउट। नेक्स्ट आते हैं, ये भी रूल्ड आउट, क्योंकि इसने 2 डिग्री अमीन बना दिया गैब्रियल थैलामाइड में, एंड गैब्रियल थैलामाइड इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन। तो ये तो 2 डिग्री अमीन, इसे दो अल्काइल लगे हुए हैं कि ये और एक मिथाइल, तो ये भी पॉसिबल नहीं, अब रह गया ये। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से शो करेगा। इसमें ये वाला पार्ट R है, NH2 हटा के, और इसी के साथ अब अल्काइल हैलाइड लेंगे, तो अल्काइल हैलाइड में कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, इनफैक्ट इसकी डिग्री भी 1 डिग्री है, तो ये आसानी से SN2 शो करेगा। तो दैट्स वाई C ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, द प्रोडक्ट X इज़ यूज्ड। अच्छा, ये रिएक्शन दिया हुआ इसमें X बना है, द फॉर्म प्रोडक्ट X इज़ यूज्ड एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक है फिनॉल का रिएक्शन, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, इसके साथ पहला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनॉल का रिएक्शन। इसमें क्या होता है, तरीका ये होता है इसका प्रोडक्ट बनाने का, मैं ऐसे याद रखता हूँ कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O है, और ये हो गया, और यहाँ से आएगा फिनॉल, ये H, और ये रहा एक और फिनॉल का H, और ये वाटर निकल जाएगा, और इसके वाटर निकलते ही ये जो बनता है इसको हम कहते हैं फिनॉप्थलीन। इंडिकेटर होता है फिनॉप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो ये बन गया, एक मिनट, सॉरी, जस्ट अ मिनट, ये बन गया हमारे पास पहला फिनॉल जुरा, और यहीं से दूसरा। तो ये एक इंडिकेटर है जो एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ होता है, तो ये है फिनॉप्थलीन, और दूसरा यही है जो यहाँ पे दे रखा है। इस केस में मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, एक तो वो इम्पॉर्टेंट है, दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, ये जो डाइजोनियम है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी न्यूक्लियोफाइल मैंने बोल दिया, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, Na+, ये हो गया N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, यही डाइजोनियम है, और ये जो है आपको पता है लोन पेयर के कारण ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है +R के कारण, तो इसके पैरा पोजीशन पे जाके ये अटैच होगा, N 2 CH3 लगे हुए हैं, और ये जाके इसके पैरा पे अटैक करेगा। तो जैसे ही पैरा पे अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा N, और यहाँ पे 2 CH3 लगे हुए हैं, और ये N डबल बॉन्ड N, एंड दिस इज़
SO3Na, ये है मिथाइल ऑरेंज। तो यही होता है वो फिनॉप्थिलीन और ये मिथाइल ऑरेंज। तो फिनॉप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों ही एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स होते हैं। टाइट्रेशन में एसिड बेस के टाइट्रेशन में एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो दैट्स वाई बी ऑप्शन है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा था मेजर प्रोडक्ट जेड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम इज़। सबसे पहले NaNO2 और HCl लिया है 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो इसको डाइजोनियम में कन्वर्ट करेगा। तो जो X हो जाएगा, क्योंकि कभी भी NaNO2 HCl आए तो वो NH2 को डाइजोनियम बना देगा। तो ये हो गया N2 पॉजिटिव एंड Br, दिस इज़ X। एंड आफ्टर दैट इसको जब हम ट्रीट करेंगे Cu2Br2 से, तो जो N2 पॉजिटिव है वो हट के Br लग जाएगा। तो ये X हुआ, ये Y हो गया। ये सैंड में रिएक्शन हुआ Cu2Br2 से, डाइजोनियम को हटा के इसने ये लगा दिया। और अब तीसरा जब हम HNO3 और H2SO4 लेंगे तो हमें पता है HNO3 और H2SO4 ये हमें इलेक्ट्रोफाइल देगा NO2 पॉजिटिव। ठीक है, तो Br जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो किसी भी Br के पैरा पे आप लगा दो, बात बराबर है। तो ये जो NO2 पॉजिटिव है जाके इसके पैरा पे लग जाएगा। तो ये बन गया NO2, यहाँ पे एक Br पहले से लगा हुआ था और एक Br यहाँ पे पहले से लगा हुआ था। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट जेड। तो देखते हैं मैच करा के कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बी ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, यही प्रोडक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 6th क्वेश्चन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स इज़। ये 4 एमीन्स हैं, इनकी बेसिसिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो देखो, बेसिक स्ट्रेंथ अगर हमें फाइंड करना है तो पहला चीज़ जो लोन पेयर होना चाहिए शुड नॉट बी इन रेजोनेंस, बी इन रेजोनेंस। लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। उसके बाद हाई नेगेटिव ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे नेगेटिव हाई होना चाहिए, तो फिर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हाई होगी। तो पहले देखते हैं कहाँ कहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है। तो यहाँ पे रेजोनेंस में है, यहाँ पे रेजोनेंस में है और कहीं पे रेजोनेंस में नहीं है। जनरली स्टूडेंट को डाउट होता है कि यहाँ पे भी रेजोनेंस में है, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्लेनैरिटी इसकी लूज़ हो जाती है। यहाँ पे हम करते हैं, अगर इसके स्ट्रक्चर को मैं बताऊँ पायरिडीन के, यहाँ पे नाइट्रोजन है तो ये इसका लोन पेयर है, और बाकी जो पाई बॉन्ड बनता है वो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, ऐसे बना। तो ये बेसिकली इसके साथ प्लेन में ही नहीं है। तो जब प्लेन में नहीं है तो ये रेजोनेंस का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रेजोनेंस के लिए प्लेनैरिटी का होना ज़रूरी है। तो दैट्स वाई ये नॉट इन रेजोनेंस। तो ये तो पता चल गया कि इसमें रेजोनेंस नहीं है और इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो इसी के बेसिस पर हम कह देंगे कि जो सेकंड है और जो थर्ड है ये स्ट्रॉन्ग बेस होंगे फर्स्ट एंड फोर्थ से। इतना तो हमें पता चल गया। अब फोर्थ वाले में देखते हैं, फोर्थ वाले में क्या है। ये जो लोन पेयर है, ठीक है ना, ये इसके साथ रेजोनेंस में है, साथ साथ ही एरोमेटिसिटी का पार्ट भी है, क्योंकि हकल रूल होने के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन उस लोन पेयर को मिला के ही हो रहे हैं, 2 इधर पाई बॉन्ड के, और लोन पेयर पाई क्लाउड की तरह हम लें तो 6 पाई हो रहे हैं और ये एरोमेटिक हो रहा है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है रेजोनेंस में है, साथ में एरोमेटिसिटी में भी है, एरोमेटिसिटी में है। तो किसी भी हालत में ये नाइट्रोजन इसको डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसने इसको डोनेट कर दिया तो हकल रूल डिस्टर्ब होकर इसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो जाएगी और ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये बिल्कुल डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इसी रीज़न से जो फोर्थ है वो सबसे लास्ट में जाएगा, इसके बाद फर्स्ट आएगा। फर्स्ट क्यों आएगा? फर्स्ट में नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर चला भी जाए तब भी एरोमेटिक है, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी में नाइट्रोजन के लोन पेयर की ज़रूरत नहीं है। ये देख लो, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं, तो इसका कोई रोल नहीं है। तो ये रेजोनेंस में है लेकिन एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसके कंपेयर में इजीली डोनेट हो जाएगा, फोर्थ के कंपेयर में फर्स्ट वाला। तो दैट्स वाई उससे ज़्यादा है। अब आते हैं इन दोनों में ही रेजोनेंस नहीं है, तब इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पे sp3 में है और यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 में है। तो हमें पता है परसेंटेज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज निकालें तो 3 ऑर्बिटल हैं, एक s और 2 p। तो 3 ऑर्बिटल में से एक s है, ठीक है। तो 1/3 × 100 33% है परसेंटेज s। और यहाँ पे अगर हम परसेंटेज s निकालें
तो 4 ऑर्बिटल में एक S है, तो 1/4 इंटू 100 25%। तो इसका मतलब ये इसका परसेंटेज ज़्यादा है, तो ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस पुअर डोनर, बहुत पुअर डोनर होगा। तो दैट्स वाई इन सारे चीज़ को जब हम कैटेगराइज करें तो इन दोनों केसेस में सेकेंड इससे ज़्यादा आएगा और इससे ज़्यादा आ जाएगा। ये पुअर डोनर मैंने इन दोनों के रिलेटिव टर्म में लिखा है, ऐसा नहीं कि ये पुअर डोनर सभी से हो जाएगा, ये नहीं है। इन दोनों में ये पुअर डोनर होगा रिलेटिवली, और थर्ड विल बी एट द टॉप। तो अब देखते हैं 3214, 3214 सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द कंपाउंड P इज़, P है NaNO2, तो इसका मतलब इसमें NH2 ग्रुप होगा, इससे पता चल रहा है हमें, तभी तो डाइजोनियम बनेगा। और उसके बाद बीटा नेप्थेनॉल, तो ये डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन हो गया। पूरे रिएक्शन को अगर हम देखें तो इसका मतलब P जो है बेंजीन होगा, कम से कम बेंजीन तो होगा ही, और कुछ ग्रुप लगा हो तो नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट ये NH2 तो P में फिक्स हो गया, क्योंकि किसी और का डाइजोनियम स्टेबल होता ही नहीं है, सिर्फ बेंजीन का ही डाइजोनियम स्टेबल होता है। तो इसीलिए बेंजीन लेंगे तभी इसका डाइजोनियम स्टेबल हो पाएगा। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा N2 पॉजिटिव डाइजोनियम। ये सिर्फ बेंजीन वाला ही स्टेबल होता है, क्योंकि बेंजीन उस डाइजोनियम के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर लेता है। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको। ये रहा नॉर्मल डाइजोनियम, तो ये अनस्टेबल होगा, तुरंत नाइट्रोजन निकल के भाग जाएगा। लेकिन अगर R को आप बेंजीन ले लोगे तो ये टिका रहेगा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस होगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण जल्दी नहीं भाग पाएगा, तो हमें मौका मिलता है। तो डाइजोनियम का अगर आगे रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ज़रूर बेंजीन होगा। अब उसके बाद बीटा नेप्थेनॉल, नेप्थलीन 2 बेंजीन होता है, बीटा ये अल्फ़ा होता है, ये बीटा पोजीशन होता है, बीटा पे नेप्थेनॉल लगा हुआ है। मैं अब सर्किल कर देता हूँ इसे, ये रहा। तो डाइजोनियम एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो जाएगा और इसके इस पोजीशन पे अटैक कर देगा, और इस पोजीशन पे अटैक करते हैं इसका जो प्रोडक्ट आएगा, ये डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन इसको कहते हैं। N डबल बॉन्ड N और इसके साथ बेंजीन लगा हुआ है एज इलेक्ट्रोफाइल, और ये तो बाकी स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेना है। यही है, ये डाई होता है, पता है हमें डाइजोनियम कपलिंग में डाई जो डाई बनता है जो कि कलर्ड सॉलिड होता है, तो ये कलर्ड सॉलिड बन गया। तो अभी तक इतना पता चला। अब एक और रिएक्शन इसने दिया हुआ है कि ब्रोमीन वाटर से जब हम ट्रीट कर रहे हैं तो 3 Br लग रहे हैं और कार्बन 7 है। तो अब इससे आइडिया लग गया कि 6 तो कार्बन बेंजीन के होंगे, इसके अलावा एक कार्बन और हमें लगाना है कहीं पे, एक और कार्बन कहीं पे लगाना है, वो ऑर्थो मेटा पैरा कहाँ पे लगाएं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब उसका क्लू ऐसे मिलेगा, क्योंकि ये इसको जब आप Br2 से ट्रीट कर रहे हो, Br2 वाटर से, तो ये जो ग्रुप है NH2 ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। थोड़ा सा इसको करेक्ट ढंग से लिख दे, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो जब ये Br लगेगा, अगर सिर्फ यही होता तो ये लगता, दोनों ऑर्थो और पैरा, तभी जाकर ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसका मतलब ये जो कार्बन लगा हुआ है इस ढंग से लगा हुआ है कि इसने ऑर्थो और पैरा को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि 7 कार्बन है, एक कार्बन एक मिथाइल मुझे कहीं लगाना है। अगर मैंने ऑर्थो पे लगा दिया तो सिर्फ 2 ब्रोमीन लग पाएगा। सिमिलरली अगर पैरा पे लगा दिया तब भी 2 ऑर्थो पे ब्रोमीन लग पाएंगे। तो अगर ट्राई सब्स्टिट्यूशन 3 ब्रोमीन करना है तो मुझे दोनों ऑर्थो को और पैरा को खाली छोड़ना होगा, तब तो फिर एक ही पोजीशन बच गया, मेटा। तो मेटा पे मिथाइल लगा देंगे, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और कार्बन 7 भी हो जाएगा। तो दैट्स वाई फाइनली डिस्कशन के बाद ये निकल के आया। तो देखते हैं 7th में, वैसे इसको ऑप्शन से भी हम इजीली कैच कर सकते थे, सी ऑप्शन, क्योंकि इसी में ट्राई सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, बाकी किसी में पॉसिबल नहीं। इसमें आप लगाओगे तो सिर्फ यहाँ लगेगा क्योंकि पैरा ऑक्युपाइड है, इसमें आप करोगे तो यहाँ लगेगा क्योंकि एक ऑर्थो ऑक्युपाइड है, और ये तो खैर ऐसे ही रूल्ड आउट क्योंकि डाइजोनियम ही नहीं बनाएगा। 2 डिग्री अमीन हो गया, इट कांट फॉर्म डाइजोनियम, तो इसीलिए सी ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन से भी हम कैच कर सकते हैं। तो दिस मच इन दिस वीडियो, थैंक यू।